अस्सलाम वालेकुम। चलिए जनाब, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे अगेन अप्रेजल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल जिसको हम कहते हैं एनसॉफ्ट मैट्रिक्स, जिसमें हम बेसिकली प्रोडक्ट और मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड को कंपेयर करते हैं। यानी हम चार सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। पहली सिचुएशन हम ये लेकर आते हैं कि आपकी एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जिसको हर बंदा जानता है और आप उस प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में प्रमोट करना चाह रहे हो, तो क्या करोगे। दूसरी सिचुएशन लेकर आते हैं कि आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, बट आप न्यू मार्केट में एंटर होना चाह रहे हो जहां लोग आपको भी उस तरह से नहीं जानते, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तीसरी सिचुएशन में हम ये देखेंगे कि आपकी न्यू प्रोडक्ट है बट एग्जिस्टिंग मार्केट है, यानी प्रोडक्ट नहीं है बट एग्जिस्टिंग, यानी लोग आपको जानते हैं, आपकी कंपनी को जानते हैं, तब आप क्या करोगे। और चौथी सिचुएशन जो सबसे इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें आपकी न्यू प्रोडक्ट है और बिल्कुल ही न्यू मार्केट है जहां लोग आपको नहीं जानते, आप वहां क्या करोगे, वहां आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी मार्केटिंग से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड। तो चलो पहले हम बात कर रहे हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और आपकी एग्जिस्टिंग मार्केट है। इसमें जो आप स्ट्रैटेजी यूज करोगे उसको हम कहेंगे मार्केट पेनिट्रेशन। सेलें लगाओ, प्राइसेस को कम करो, ऑफर्स दो। भाई लोगों को पता है आप कौन हो, आप क्या बेच रहे हो। अपने कंपैटिटर्स को बीट करने के लिए आप लॉयल्टी स्कीम्स इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। कस्टमर रिटेंशन पे फोकस करो, ब्रांड ब्रांड लॉयल्टी को इंश्योर करो। दैट इज नंबर वन। सेकेंड स्टेज में हम ये देख लेते हैं जब आपकी एक न्यू प्रोडक्ट है बट आपकी एग्जिस्टिंग मार्केट है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल आईफोन को हर बंदा जानता था, एप्पल ने साथ एयरपॉड्स इंट्रोड्यूस किए। अब हो गया क्या, लोगों को आपकी कंपनी के बारे में पता है पर लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता जो आप नहीं लेकर आ रहे हो। आप पहले मोबाइल फोन्स बना रहे थे, अब आपने मोबाइल फोन्स को छोड़कर एयरपॉड्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इस स्टेज के ऊपर आपको क्या करना है, आपको R&D में पैसा लगाना है। R&D में क्यों लगाना है, शायद आपको मार्केटिंग की इतनी जरूरत ना हो, बट आपने ये मेक श्योर करना है कि भाई आपकी प्रोडक्ट एग्जैक्टली एज पर कस्टमर्स परसेप्शन जो है वो मीट करे, उसके अकॉर्डिंगली हो, ठीक है। कस्टमर डिसअपॉइंट ना हो कि आपके उस प्रोडक्ट की वजह से आपकी मेन प्रोडक्ट पे इंपैक्ट ना पड़ना शुरू हो जाए। दैट्स नंबर टू। नंबर थ्री के अंदर आपके पास आता है जी, आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है बट आप मल्टीनेशनल होने जा रहे हो, यानी नई जगह पे अपने आप को लॉन्च करना चाह रहे हो। अब उस स्टेज पे क्या होगा, लोगों को थोड़ा बहुत आपकी प्रोडक्ट के बारे में पता होगा, बट एक नई मार्केट में जब एंटर हो रहे हो तो उधर का कल्चर डिफरेंट है, उधर के नॉर्म्स डिफरेंट हैं, उधर के रेगुलेशंस डिफरेंट हैं, ठीक है। उधर की स्ट्रैटेजीज डिफरेंट है, उधर के कंपैटिटर्स डिफरेंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी मार्केट को डेवलप करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत पुश स्टार्ट आपको मिलेगा बट आपको प्रमोशन पे पैसे लगाने पड़ेंगे, आपको सेल्स करनी पड़ेंगी, आपको डिफरेंट डिफरेंट किस्म की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लानी पड़ेगी, एड्स लगाने पड़ेंगे। आपको हर हाल में उस नई मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल एक बड़ी अच्छी मैंने दी है, जिसमें जैसे स्टारबक्स जब चाइना में लॉन्च हुआ तो जेन जी को उन्होंने टारगेट किया ना, दिस हाउ दे प्रमोटेड देमसेल्व्स। इसको हम कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट। लास्ट स्टेज आपके पास आती है डाइवर्सिफिकेशन की। भाई नई प्रोडक्ट है, नई मार्केट है, ठीक है, ना किसी को आपके बारे में पता है, ना आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में इतना पता है कि वो क्या उतनी सक्सेसफुल होगी नहीं होगी। आप बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हो। डाइवर्सिफिकेशन क्यों करते हैं, आप अपने रिस्क को स्प्रेड करते हो, मिटिगेट करते हो कि अगर खुदा नास्ता एक प्रोडक्ट फेल होती है तो दूसरी प्रोडक्ट उस लॉस को कवर कर ले। उस स्टेज पे आप क्या करोगे, डाइवर्सिफिकेशन करोगे। बिल्कुल नई चीज है, आपको भी उसके बारे में इतना नहीं पता कि क्या ये चीज एक्सेप्ट करेंगे लोग या एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और मार्केट भी नहीं है। आप इस स्टेज के ऊपर रिस्क इज गोइंग टू बी रियली हाई। मेरी सजेशन ये होती है कि इस स्टेज के ऊपर आप यूजुअली एक प्रोटोटाइप लॉन्च करो, एक छोटे लेवल के ऊपर उसको लॉन्च करो। अगर वो आपका टेस्ट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो देन यू गो फॉर मास मार्केटिंग एंड मास लॉन्च। अच्छा, इसके बाद हम कुछ बात करेंगे लास्ट के ऊपर एनसॉफ मैट्रिक्स की इवैल्यूएशन के ऊपर कि एनसॉफ मैट्रिक्स की स्ट्रेंथ क्या है और इसकी लिमिटेशन क्या है। यार पहली तो स्ट्रेंथ इसकी ये है कि एक बहुत अच्छा रिस्क असेसमेंट का जो टूल के तौर पे हम यूज कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसमें एक चीज आप आती है, एक लिमिटेशन ही आप कह लो कि एनसॉफ मैट्रिक्स आपको अप्रेजल के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस देता है,
बताता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को या न्यू प्रोडक्ट को किस मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, नहीं लॉन्च कर सकते, लेकिन ये एक डिटेल्ड अप्रेजल टूल के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप डिसीजन ट्री को यूज कर सकते हो या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को यूज कर सकते हो या कोई और टेक्निक को यूज करते हो, एनपीवी को यूज कर सकते हो, आप उस तरह से एनसॉफ मैट्रिक्स को यूज नहीं कर सकते। ये इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। प्लस एक और लिमिटेशन है इसकी कि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स को उस तरह से कंसिडर नहीं करता। जैसे आपके पास पेस्ट एनालिसिस होता है जिस पे हम बाद में बात करेंगे, और जिस तरह से आपका कंपैटिटर्स की मूड को ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि आप तो जो मर्जी कर रहे हो, आप जिस भी स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में एंटर हो रहे हो, क्या कंपैटिटर्स भी उसी लिहाज से एक्ट करेंगे, क्या कंपैटिटर्स का रिएक्शन आपकी स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट क्या होगा। तो आंसर मैट्रिक्स इस तरह के प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करता। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एनसॉफ मैट्रिक्स और एनसॉफ मैट्रिक्स की कुछ लिमिटेशंस और इसकी इवैल्यूएशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ए लेवल स्टूडेंट्स।